Good morning everyone. This is 24th October. I welcome everyone to the second lecture for surface chemistry. Surface chemistry टॉपिक theoretical टॉपिक है, इसलिए जो भी पढ़ाएंगे उसको याद रखना है. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से टॉपिक को रीड करते रहना है. जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं. आई विल बी फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी. स्टेट बोर्ड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी द सेम, तो वो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स आप स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से भी रीड करते रहे. After this topic is done from NCERT textbook, I will be covering the पेंडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एज वेल. उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे. सम असाइनमेंट्स विल बी शेयर्ड ऑन ईमेल. प्लीज मॉनिटर योर ईमेल एड्रेस रेगुलरली. पीपीटीज ऑफ दीज टू लेक्चर्स, द प्रीवियस वन एंड टुडेज लेक्चर, विल बी शेयर्ड ओवर ईमेल. तो आज वाली क्लास में हम एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एड्सॉर्प्शन एंड वी विल अगेन डिस्कस दिस. एंड आज का नया कंटेंट अपन स्टार्ट करेंगे. तो किसी को डाउट है तो प्लीज़ हाथ उठा लो. श्रीतेज को शायद डाउट था, उन्होंने हाथ उठाया था, फिर हाथ नीचे चला गया. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स, एल्स आई विल स्टार्ट. वेरी गुड. तो श्रीतेज बोलिए. सर आप स्टेट बोर्ड का पीडीएफ भेजेंगे क्या ग्रुप पे? हाँ, स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक ठीक है, भेज देंगे. भेज देंगे, पूरा टेक्स्ट बुक है वो. मतलब ओके, एनसीईआरटी का ऐसा है कि एनसीईआरटी के टॉपिक्स पीडीएफ अलग अलग अवेलेबल है नेट पे. स्टेट बोर्ड की पूरी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, तो मैं पूरी टेक्स्ट बुक भेज दूंगा, उसमें ढूंढ लेना. एड्सॉर्प्शन एंड कॉलर्स नाम का चैप्टर है, टुवर्ड्स दी लोअर पार्ट्स में है वो. टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए अपने पास में, तो पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसको पढ़ लेना. So adsorption, तो accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption. Adsorption is essentially a surface phenomena. तो surface phenomena होता है adsorption. दो टाइप के phenomena होते हैं, bulk phenomena और surface phenomena. और जो चीज पे जा रही है चीजें, मतलब जिस पे सेटल हो रहा है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट. और जो चीज सेटल हो रहा है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट, बेट मतलब बैठना. तो जो चीज जाके बैठ रही है वो एड्सॉर्बेट है. और जिस पे जाके बैठा जा रहा है, जो चेयर है या बेंच है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट जैसा, एड्सॉर्बेट सोल्यूट जैसा. तो इसको अपन ने रिलेट किया था सॉल्यूशन से. ठीक है. फिर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड्स particularly in finely divided state have large surface area and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, ये सारी चीजें act as good adsorbents. कोई चीज गुड एड्सॉर्बेंट कब बनेगा? जब वो अच्छे से पार्टिकल्स को खुद के ऊपर बैठने देगा. ठीक है. तो ऐसा सोचो कि जो चीज पे बैठ सकते हैं वो चीजें गुड एड्सॉर्बेंट है. जो चीजें ठीक से रखी जा सकती है वो चीजें एड्सॉर्बेट है ना. तो लैपटॉप अपन टेबल पे रख सकते, तो लैपटॉप एड्सॉर्बेट जैसा है, टेबल एड्सॉर्बेंट जैसा है. ठीक है. लेकिन अगर बहुत छोटा टेबल है, जैसे 4 सीटर का ही टेबल है, 4 सीटर का डाइनिंग टेबल है, तो उसके ऊपर अलमीरा नहीं रख सकते. अलमारी रखेंगे तो वो टूटने का डर है. तो जो चीज अच्छा एड्सॉर्बेट है, मतलब वो पार्टिकल इजीली सेटल होते आना चाहिए. और जो चीज अच्छा एड्सॉर्बेंट है, उस पार्टिकल पे चीजें अच्छे से सेटल होते आनी चाहिए. ये कंडीशन है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की. वी आर स्टडिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन. तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? एक्युमुलेट होती है मॉलिक्यूलर स्पीशीज. चीजें एक साथ पास में आती है. एक्युमुलेट होना मतलब गैदर होना, कलेक्ट होना. सो एक्युमुलेशन मीन्स स्पीशीज आर गेटिंग कलेक्टेड. कहाँ कलेक्ट हो रही है वो चीजें? सरफेस पे कलेक्ट हो रही है, बल्क में कलेक्ट नहीं हो रही है. इसलिए इस चीज को बोलते हैं adsorption. This we have already discussed. श्रीतेज प्लीज अनम्यूट. श्रीतेज मुझे ये बताओ, एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन वाला स्लाइड दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है. हाँ बोलिए, दिख रहा अब है आपका, हाँ ठीक है, डाउट पूछिए. सर. मीन्स अगर एब्जॉर्बेंट अच्छा है तो उस पे अच्छे से बैठता है एब्जॉर्बेंट बेट, और एब्जॉर्बेंट अगर अच्छा है तो वो अच्छे से उस पे बैठता है. बराबर, परफेक्ट परफेक्ट. कैसे? हाँ कंडीशन क्या है कि अपने को कोई चीज ले जाके रखनी है. तो जो चीज ले जाके रखनी है वो ये सोचो ना कि छोटी होनी चाहिए, है ना. और जो जिस चीज पे रखा जा रहा है, टेबल एकदम बड़ा टेबल रहेगा तो उस पर नोटबुक वगैरह अच्छे से रख पाएंगे ना. अभी नोटबुक के ऊपर पेन रख सकते हैं, एक दूसरे पेन के ऊपर दूसरा पेन नहीं रख सकते, है ना. पेन गिर जाएगा. नोटबुक पे पेन रख सकते हैं क्योंकि नोटबुक का सरफेस एरिया बड़ा है. तो सादी सी बात यह है कि सरफेस एरिया ज्यादा रहना चाहिए एड्सॉर्बेंट का.
मतलब एड्सॉर्बेंट जो है वो एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट को अच्छे से खुद के ऊपर पकड़ के रख सके, गिरने ना दे, होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल भी देखेंगे इस चीज का। O2H2CO2, O2H2CO CO2, मतलब ये नॉर्मल एग्जांपल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें एड्सॉर्ब होती, क्या बाकी भी चीजें एड्सॉर्ब होती। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस लिस्ट। इज टेकन इन अ क्लोज वेसल कंटेनिंग पाउडर चारकोल। क्लोज वेसल क्यों लिया था, लास्ट टाइम पे बताया था। क्लोज वेसल नहीं रहेगा तो गैस पार्टिकल्स उड़ के चले जाएंगे। पाउडर चारकोल वगैरह लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, है ना। तो गैस का प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो गैस के पार्टिकल्स कहाँ गए होंगे, तो वो गैस के पार्टिकल चारकोल के ऊपर जाके सेटल हो गए होंगे, ठीक है। फिर इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई मिथिलीन ब्लू एंड एनिमल चारकोल इज एडेड। हाँ, तो एनिमल चारकोल क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट्स कैसे बने, वो बहुत बहुत साल पहले प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, उनके फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स बने, है ना। तो जो एनिमल से बना हुआ चारकोल है वो है एनिमल चारकोल। जैसे दो टाइप का चारकोल है, ऐसा इमेजिन करो, प्लांट चारकोल और एनिमल चारकोल। तो वो एनिमल चारकोल जो है वो एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल एंड आर एड्सॉर्ब्ड। तो डाई के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कहाँ जमा हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, और उसकी वजह से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है। वही चीज रॉ शुगर वाला एग्जांपल है। बिकम्स कलर, तो aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substance are absorbed by the charcoal। तो जो रॉ शुगर का aqueous solution है वो कोई तो भी दूसरे कलर का होगा। मेरा अजम्पशन है कि थोड़ा सा येलोइश कलर का होगा, क्योंकि गन्ने का जूस कैसा येलो कलर का रहता है, गन्ने का रस। ऑरेंजिश, ऑरेंज तो नहीं बोलेंगे उसको, येलो कलर ही बोलेंगे। तो वो चीज कलरलेस बन जाएगी अगर अपन ने उसको एनिमल चारकोल से पास कराया तो, क्योंकि जो कलरिंग सब्सटेंस है वो कलरिंग सब्सटेंस चारकोल में एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। ये फोर्थ वाला एग्जांपल अच्छे से डिस्कस किया था अपन ने। तो कुछ चीजें होती है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, वो वाटर वेपर एयर से सक इन कर लेते हैं, एयर से जमा कर लेते हैं और खुद के सरफेस पे जमा करके रख देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिलिका जेल वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था। लेदर आर्टिकल्स या रेक्सिन के बैग वगैरह में ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं, उस पर लिखा रहता है डू नॉट ईट, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। तो उसका रीजन क्या रहता है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर थोड़ा भी उसके ऊपर पानी लग गया तो वो पानी को एकदम से सक इन कर देगा और सब्सटेंस को ड्राई कर देगा। सब्सटेंस को वो चीज क्या कर देगा, सब्सटेंस को ड्राई कर देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा वाटर वो खींच लेगा। और अगर वो चीज बॉडी के अंदर चली गई तो बॉडी के अंदर का पानी भी वो खींचने की कोशिश करेगा, सो दैट मे बी हार्मफुल फॉर द पर्सन, ठीक है। फिर अगर आपने और अच्छे से ध्यान से वो पैकेट को देखा होगा तो उसका जो पेपर रहता है थोड़ा सा पोरस रहता है। अच्छे क्वालिटी का पेपर नहीं रहता है वो। क्यों अच्छे क्वालिटी का पेपर नहीं रहता है, ताकि वाटर वेपर सिलिका जेल के कांटेक्ट में आ तो सके। अगर अपन ने वो सिलिका जेल का पैकेट प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया तो प्लास्टिक की थैली से, प्लास्टिक के कंटेनर से तो पानी अंदर ही नहीं आएगा, है ना। तो वो पोरस मटेरियल चाहिए अपने को। पोरस मटेरियल का मतलब समझे, जिसमें छोटे छोटे गड्ढे हो। तो जो पेपर है उसके छोटे छोटे गड्ढे सिलिका जेल तक वाटर वेपर को आने दे रहे, और सिलिका जेल के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे हैं सरफेस पे, जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स को पकड़ के रख रहे हैं। ऐसा सोचो, ठीक है। तो दो टाइप के गड्ढों की बात हो रही है यहाँ पे। एक जो पोरस वॉल है, तो पोरस वॉल में चीजें पास ऑन हो सकती है, पास थ्रू हो सकती है। और सिलिका जेल पे छोटे छोटे गड्ढे, जैसे अपन ने लास्ट टर्न पे देखे थे, वो वाले गड्ढे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रहे हैं। तो निकल, प्लेटिनम, ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को कैप्चर करके रख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को पकड़ के रख सकते हैं। और उस कंसेप्ट को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। दो टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। आज की क्लास में अपन उसका डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल है, ये भी टेक्स्ट बुक से गिवन एग्जाम्पल्स है। जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी डेफिनेशन से लर्न करते रहना। दिस टॉपिक इज वेरी थ्योरेटिकल। आगे भी अपन कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे। दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें थ्योरी होता है। तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरी वाला टॉपिक, तो इसको स्टडी करेंगे अपन, लर्न करेंगे, रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब अपन थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में थर्मोडायनामिक्स का पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ, थर्मोडायनामिक्स हुआ है क्या। किससे बात करें, किसी को अनम्यूट करते हैं रैंडमली। गौरी, कैन यू प्लीज अनम्यूट। यस सर। गौरी, थर्मोडायनामिक्स हुआ है क्या। नहीं सर। वेरी गुड। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है। गौरी अनम्यूट हो जाओ, घाई मत करो इतनी म्यूट करने की। यस सर। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है। यस सर। वेरी गुड। उसमें डेल्टा जी सुना है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, ये कंसेप्ट सुना है। नहीं सर। ठीक है, ओके। तो ऐसा है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं तो कुछ टीचर्स प्रिफर करते हैं कि ये जो डेल्टा जी दिख रहा है ना, ये डेल्टा जी वाला कंसेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ाए। कुछ टीचर्स प्रिफर करते हैं कि जब थर्मोडायनेमिक्स अलग से पढ़ाएंगे पूरा प्रॉपरली,
तब ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लो, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। प्लीज होल्ड। ओके, तो डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो कहीं भी डेल्टा लिखा मिले, ऐसा डेल्टा या ऐसा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा कहीं भी लिखा हुआ मिले तो उसको समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति चेंज के बारे में बात कर रहा है। चेंज, चेंज माने फाइनल माइनस इनिशियल। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चेंजेस, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चेंजेस फाइनल टू इनिशियल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, अभी ये जो डेल्टा एच रहता है, तो डेल्टा एच रहता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन हम इसको सिर्फ चेंज इन एनर्जी ही बोलेंगे फॉर द टाइम बिंग। तो चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं एक्चुअली एच। ठीक है, जो एच अल्फाबेट लिखा है ना, एच फॉर हरिद्वार, तो एच इज द यूनिट, सॉरी एच इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या होता है, तो ये अपन थर्मोडायनेमिक्स के टाइम देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एंथैल्पी होता है एनर्जी के जैसा। मतलब एंथैल्पी और एनर्जी एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं, लेकिन हम उसको सेम कंसिडर करेंगे कि हाँ 2-3 महीने के लिए कर सकते हैं, जब थर्मोडायनामिक्स पूरा अपन नहीं पढ़ लेते। और एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट होकर बताना चाहूंगा, प्लीज ऐसा मत समझना कि सर अगर ये टॉपिक के लिए थर्मोडायनामिक्स जरूरी था तो पहले थर्मोडायनामिक्स क्यों नहीं पढ़ाया। केमिस्ट्री में 11th-12th में, इनफैक्ट केमिस्ट्री नहीं सारे सब्जेक्ट्स में सारे ही टॉपिक्स इंटर रिलेटेड रहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ग्रामर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, एक चीज पढ़ाने जाते हैं तो उसमें अगले टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, फिर वो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ऐसे तो अपन कहीं स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि अभी जितना मैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता रहा हूँ उतना सीख लो, फिर बाद में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद वापस सरफेस केमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी थर्मोडायनामिक्स का एक एप्लीकेशन है, एंड मुझे लगता है कि वो सर ने पढ़ाया नहीं है, तो वो चीज सर बाद में पढ़ाएंगे थर्मोडायनामिक्स होने के बाद। तो इस चीज को समझे आप लोग, थर्मोडायनामिक्स जो टॉपिक है हर टॉपिक से रिलेटेड है, और सारे टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से भी रिलेटेड है, तो ऐसा अगर करेंगे तो कहीं से तो अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन सर बाद में बताएंगे, सरफेस केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन मैं अभी बताऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो जरूरी है। तो जब थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा उसके बाद ये वाला कंसेप्ट फिर से अपन रिवाइज कर लेंगे, अभी इसको स्टडी कर लेते हैं। प्रणव बोलिए। सर वो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, 5 मिनट में हैंग हो गई थी स्क्रीन, मेरा नेट भी बंद हो गया था, तो आपने एक बार रिवाइज कर दीजिएगा 5 मिनट में क्या बताया। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि थर्मोडायनामिक्स अपने को पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी जो रहता है वो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी रहता है, डेल्टा एच जो रहता है चेंज इन एंथैल्पी रहता है, और एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन आने वाले 3-4 महीने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे लिए एंथैल्पी और एनर्जी एग्जैक्टली सेम चीज रहेगा, अपन उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। आप दिमाग में याद रख सकते हैं एच फॉर हीट, लेकिन एक्चुअली एच फॉर हीट नहीं है, वो एच फॉर एंथैल्पी है। एंथैल्पी एग्जैक्टली क्या होता है अपन फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, फिर जो डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस क्या रहता है, डेल्टा एस रहता है चेंज इन एंट्रोपी। अब ये और एक नया टर्म अपने को स्टडी करने को मिल रहा है, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। एक एकदम ही नया टर्म अपने को लाइफ में सुनने को मिला है, शायद ही ये टर्म जनता ने पहले कभी सुना होगा। तो एंट्रोपी का मतलब समझे, जैसे एनर्जी का मतलब तो मालूम है ना सबको, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, अभी एनर्जी पता है ना, गिव्स फ्री एनर्जी फ्री वाली एनर्जी फुकड़ में जो मिलती, बताएंगे उसके बारे में भी। चेंज इन एंट्रोपी के बारे में सोचे, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, चीजें बिखरी हुई है, चीजों का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। सो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी जो है वो क्या है, एंट्रोपी एक मेजरमेंट है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम का। चेंज इन एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो अभी ये दो पॉइंट्स के बारे में सोचे, ये जो नीचे दो पॉइंट्स लिखे हैं ना ऑरेंज कलर में, प्लीज वेट, हाँ ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स के बारे में सोचे। एंट्रोपी क्या बता रहा है,
एंट्रोपी बता रहा है कि सिस्टम में कितना ज्यादा रैंडमनेस है, चीजें कितनी ज्यादा बिखरी हुई है, अरेंजमेंट कितना वेग है, ये चीज हमें बताता है एंट्रोपी। ठीक है, और चेंज इन एंट्रोपी जो है वो किससे डिनोट करता है? चेंज इन एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। चेंज कोई भी चीज का एस से डिनोट करते हैं, सॉरी चेंज कोई भी चीज का डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी डिनोट करेंगे डेल्टा एस से। तो यदि सिस्टम का, सिस्टम समझे कोई भी चीज, सिस्टम का एंट्रोपी अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा एस अपन पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डेल्टा एस को पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है, इफ द एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, तो अपन उसको निगेटिव लिखेंगे। जैसे एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर पॉजिटिव है, ज्यादा एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखते हैं ना, जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में पॉजिटिव लिखते हैं, एक्सोथर्मिक में निगेटिव लिखते हैं। क्यों निगेटिव लिखते हैं एक्सोथर्मिक में? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी चेंजेस रिलीज हो रहा है इसलिए उसको निगेटिव लिखते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी को। तो वैसे ही डेल्टा इसके बारे में सोचे, एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम बताता है। तो वो जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है, यदि वो बढ़ रहा है, if the randomness is increasing then we write delta s as positive, and if the randomness is decreasing then we write delta s as negative. तो randomness बढ़ता है डेल्टा एस पॉजिटिव, रैंडमनेस कम होता है डेल्टा एस निगेटिव। ये कंसेप्ट अभी लर्न कर लेना, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, विश्वास रखो, इसको सिर्फ अभी लर्न कर लेना। चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन द रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। अब रैंडमनेस का मतलब क्या है, तो मैं बताता हूँ रैंडमनेस। तो रैंडमनेस सोचो चीजें जैसे बिखरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल किसी, कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर अच्छा लगता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं वो लोग, जैसे उनके कबर्ड में भी कपड़े जो रहेंगे एकदम बिल्कुल कलर वाइज मैच किए हुए रहेंगे, या फिर साइज, साइज तो वैसे एक पर्सन का सेम ही साइज रहता है। तो जैसे अगर 10 शर्ट है तो वो बिल्कुल कलर कोडिंग से धो के प्रेस करके उसके ऊपर छोटा सा टैग लगा के अरेंज करके कबर्ड में रखेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक बिहेवियर जैसा। तो वैसे लोगों के लिए ऐसा सोचो कि वहां पे रैंडमनेस कम है, ठीक है? उनको हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, वो बिहेवियर को बोलेंगे अपन वेरी लेस रैंडमनेस, है ना? जैसे अब जैसे आप लोगों के पास भी टेंथ का, ट्वेल्थ तो नहीं, लेकिन टेंथ का 9वीं 10वीं तक के मार्कशीट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना? तो कुछ कुछ लोग कैसे रहते हैं कि उनकी एक मस्त एकदम सर्टिफिकेट की फाइल रहती है, फिर हर ओरिजिनल के पीछे 5-5 जेरोक्स लगा के रखते हैं। फिर अगर कहीं पे वो एक जेरोक्स सबमिट करनी पड़ी तो वो ओरिजिनल ले जाएंगे या जेरोक्स लेके जाएंगे और उसका और एक जेरोक्स निकाल के उसमें रखेंगे, तो उनकी फाइल एकदम बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो वैसे लोगों के लिए क्या सोचे, रैंडमनेस क्या है? रैंडमनेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है या सही है, मैं सिर्फ बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो रैंडमनेस कम है। लेकिन फिर कुछ लोग कैसे रहेंगे कि जिनके कपड़े एकदम बिखरे हुए रहते हैं, स्कूल से आए, ट्यूशन से घर पे आए, एकदम जूते यहाँ फेंक दिए, कपड़े वहां फेंक दिए, खाना खाने बैठ गए, खाना खा के थाली उठा के रख दिए, रखना है तो रखे, नहीं रखना है नहीं रखे। कपड़े जितने ज्यादा बिखरे हुए रहेंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये सोचो, अगर आपके पास 10 कपड़े हैं, 10 शर्ट्स आपको रखने हैं, तो वो 10 शर्ट्स रखने के आपके पास हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ वेज होंगे, क्योंकि उसको तो बिखरा हुआ रखना है ना। तो रैंडमनेस अगर रखना है तो रैंडमनेस तो कितना भी ज्यादा रैंडम कर सकते, उसको कोई एंड थोड़ी है ना? 10 कपड़े हैं, अभी 2 कपड़े आपस में इंटरट्वाइन हो गए, एक शर्ट प्रेस करके रखा है, 4 शर्ट बिना धुले रख दिए साथ में, तो वेरिएशन कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं? तो जितने ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा रैंडमनेस। एंड लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है ऑल द सिस्टम्स ट्राई टू इंक्रीज देयर रैंडमनेस। दुनिया का हर सिस्टम, दुनिया की हर चीज, दुनिया का हर कंसेप्ट रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। एवरी सिस्टम ट्राइज टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। कोई भी सिस्टम कोशिश करता है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ जाए, उसका रैंडमनेस बढ़ जाए। रैंडमनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस को अपन ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं। सो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो इज अ कंसेप्ट ऑफ thermodynamics. Second law of thermodynamics states that all the systems try to increase their randomness. दुनिया का हर सिस्टम रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। एवरी सिस्टम ट्राइज टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। ठीक है, अब अगर एंट्रोपी में किसी को कोई डाउट है, डेल्टा एस वाले कंसेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, कोई डिस्कस करना चाहेंगे तो प्लीज हाथ उठाओ।
तो एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। ठीक है, और किसी से बात कर लेते हैं एक बार। कोई हाथ उठाओ रे, किसको बात करना है? जय अनम्यूट करो। यस सर। जय, एंट्रोपी सुना है क्या पहले? नहीं सर। बहुत बढ़िया, अभी जो बताया वो समझा क्या? हाँ सर, रैंडमनेस। एंट्रोपी रैंडमनेस, चीजें बिखरी हुई है, बहुत बढ़िया। और डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव व्हेन? व्हेन रैंडमनेस इज ग्रेटर देन जीरो, बराबर, मतलब रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो। बहुत बढ़िया, तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। यस। ओके जय, म्यूट करते हैं आपको। तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, देयरफॉर रैंडमनेस इज आल्सो इंक्रीजिंग। और डेल्टा एस लेस देन जीरो कब हो जाएगा? तो डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाएगा जब रैंडमनेस कम हो रहा है, चीजों का बिखरना कम हो रहा है। पेरेंट्स आ गए, कपड़े घड़ी करके रखने में हेल्प कर दिए, तो थोड़ी सी एंट्रोपी कम हो गई। 4 कपड़े धुले हुए नहीं थे, 2 कपड़े धुले हुए इस्त्री किए हुए थे, घर वालों ने आके 4 कपड़े धो दिए, अपन ने 4 कपड़े धो दिए, सारे कपड़े इस्त्री को डाल दिए, प्रेस करने को डाल दिए, तो क्या हम क्या कर रहे हैं? रैंडमनेस कम कर रहे हैं। एक आयर्न शर्ट, प्रेस किए हुए शर्ट का रैंडमनेस कम रहता है, एक धुले हुए शर्ट का रैंडमनेस और कम रहेगा, खराब शर्ट का रैंडमनेस और ज्यादा रहेगा। जितने ज्यादा रिंकल्स उतना ज्यादा रैंडमनेस। सोचो क्यों? क्योंकि रिंकल्स बढ़ाना मतलब मॉलिक्यूल का, पार्टिकल का मूवमेंट बिखर रहा है। मॉलिक्यूल्स वहीं पर है, पार्टिकल्स वहीं पर है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा फिक्स हो, अरेंजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना। तो रिंकल्स तो अपन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा रिंकल्स बढ़ा सकते हैं, तो और ज्यादा रिंकल्स बढ़ाएंगे तो और ज्यादा हम रैंडमनेस बढ़ाते हैं। तो मोर इज द रैंडमनेस, more is the increase in randomness, more will be the entropy, and that will be represented as delta s greater than 0। ठीक है, ओके। अब श्रीतेज से बात करते हैं, अनम्यूट करें श्रीतेज। यस सर। सर एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, सॉरी एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब कंज्यूम। हाँ एंड कंज्यूम, बराबर, एंड हाँ। एनर्जी इज रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक। ये चीज समझ यस में सर। आया आपको? यस सर, समझ में आया। हाँ, और अभी हम और लोग, हाँ सर। बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, आपने बोला था कि ये जो है एंट्रोपी एंट्रोपी जो है वो इन्फाइनाइट रहती है, ऐसे बोला ना आप? एंट्रोपी इनफाइनाइट नहीं रहती, हर बार सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ते रहती है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज हाँ। ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये बोला मैंने। यस सर। हाँ, और वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके श्रीतेज, ओके सर, ओके, ठीक थैंक है। यू। श्रीतेज, ये समझा गया आपको कि मैंने बोला अपन उसको एंथैल्पी बोलेंगे, और एंथैल्पी और एनर्जी सेम ही चीज है, लेकिन उसका डिफरेंस 2-3 महीने बाद आएगा। ये क्लिक हुआ हाँ हाँ आपको? सर, क्लिक हुआ सर, बहुत समझ बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पैरामीटर अपने को डिस्कस करना है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो कैसा डेल्टा एस को मैंने क्या बोला? डेल्टा एस को एंट्रोपी बोला ना। डेल्टा एस इज द सिंबल, एंट्रोपी इज द नेम, एंड मीनिंग इज रैंडमनेस, है ना। तो एक बार लिख देता हूं मैं, ये डेल्टा एस इज सिंबल। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए इसको। डेल्टा एस इज सिंबल, एंट्रोपी इज कंसेप्ट, एंड रैंडमनेस इज मीनिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अपन बाद में लिख लेंगे, नोटबुक में मैं लिखने के लिए समय देने वाला हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सेम लाइंस वी हैव वन मोर कंसेप्ट। डेल्टा जी इज सिंबल, गिव्स फ्री एनर्जी इज concept, और स्पॉन्टेनिटी इज मीनिंग। तो अभी मैं थर्ड पैरामीटर के बारे में बात कर रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? गिब्स मतलब एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने ना फ्री एनर्जी डिफाइन की थी। तो एक टर्म अपन सीखते हैं पहले, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से, जल्दी से, वेरी फास्ट, है ना। कुछ वो मिमोसा प्लांट के बारे में आपने 9वीं 10वीं में 9th 10th में सुना होगा। वो टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं उसको। उस प्लांट को अगर हाथ लगाते हैं तो एकदम से वो क्या करते हैं, उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं। लीव्स क्लोज होते हैं, फ्लावर क्लोज होता है, मुझे याद नहीं, लेकिन मिमोसा प्लांट का कंसेप्ट याद ले। तो स्पॉन्टेनिटी मतलब एकदम से, जल्दी से। ठीक है, मैं चुटकी बजा रहा हूँ, पता नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में दिखता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस।
स्पॉन्टेनियस का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है फास्ट, लेकिन हमारे लिए फॉर फिजिकल केमिस्ट्री और जस्ट फॉर केमिस्ट्री स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। समझे इस चीज को? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है ऑन इट्स ओन। अ थिंग विच कैन प्रोसीड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। कोई चीज अगर अपने आप हो सकती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली आइस मेल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर कंडीशन। वाटर को फ्रीज करने के लिए -10 पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सोचे, रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं है वाटर का फ्रीज होना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है आइस का मेल्ट होना। तो अ थिंग विच कैन हैपन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। कोई चीज जो खुद से हो रही है, उसको कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप वो चीज हो गई, करवानी नहीं पड़ रही है वो चीज, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अ थिंग विच कैन हैपन ऑन इट्स ओन, नो एक्सटर्नल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, दैट थिंग इज कंसिडर्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को जो भी बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिखना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये लिखना, थर्ड नंबर पे ये लिखना और फोर्थ नंबर पे ये लिखना। तो ऐसे रोमन नंबर्स में लिख के दिया है मैंने, इसको कॉपी कर लो और मैं स्पॉन्टेनियस एक बार फिर से बताऊंगा। अभी इतना लिख लो प्लीज जल्दी से। जय अनम्यूट करिए। Sir, in exothermic case, delta H is negative now. हाँ, इन एक्सोथर्मिक, हाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच इज निगेटिव, बराबर। तो एक्चुअली कैसा रहता है, अभी जो मैंने बोला ना कि हम एंथैल्पी और एनर्जी को सेम लेके चलने का, तो एक्चुअली कैसा रहता है, एनर्जी का जो सिंबल रहता है ना, एनर्जी का सिंबल क्यू रहता है, तो चेंज इन एनर्जी के लिए डेल्टा क्यू लिखते हैं। तो आप जो बोल रहे हो एक्सोथर्मिक में, एक्चुअली एक्सोथर्मिक में डेल्टा क्यू निगेटिव आता है। एक्चुअली चेंज इन एनर्जी लेस देन जीरो रहता है, लेकिन अपन फॉर द टाइम बिंग उसको सोच ले कि डेल्टा क्यू और डेल्टा एच एग्जैक्टली इक्वल है। फ्यूचर में जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा क्यू का एक्चुअल डिफरेंस समझ में आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग आपको लिखना है, तो ये लिखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा क्यू लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो अभी मत लिखना। जय, मैंने जो बोला समझा? Yes, sir. Thank you. ओके, तो ऐसा है कि एंथैल्पी और एनर्जी मैं नोट्स में लिखवाना नहीं चाहता हूं कि एग्जैक्टली सेम है। आप लोग उस वहां पे नोट्स में ये लिख लो, एंथैल्पी एंड एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड टू बी सिमिलर, ऐसा लिख लो। एंथैल्पी एंड एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड टू बी सिमिलर। उसमें चाहो तो लिख लो, द एक्चुअल डिफरेंस विल बी टॉट इन थर्मोडायनामिक्स। वो एक्चुअल कंसेप्ट अपने को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा देंगे। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा क्यू लेस देन जीरो लिख लो,
एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0 लिख लो, ठीक है, और बाद में ये 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख लेना, फिर अपन एंथैल्पी के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। अनिकेत अनम्यूट। सर आपने जो बोला अभी वो अनिकेत आप म्यूट हो गए, एक बार फिर से अनम्यूट का ट्राई करें। सर आपने जो अनिकेत मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैं मस्ती कर रहा हूँ। एक बार फिर से ट्राई करो। सर आपने जो अभी बोला हाँ वो रिपीट करेंगे। हाँ, मैंने बोला कि एंथैल्पी और एंट्रोपी कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। वो दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं है, उनको सिर्फ सिमिलर कंसिडर कर सकते। और मैंने ये बोला कि एंट्रोपी सॉरी, और मैंने ये बोला कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा क्यू लेस देन 0 और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0, ये बोला मैंने। अनिकेत अनम्यूट। ओके सर। ओके थैंक यू। चलो जय बोलो। सर आपने बोला एंथैल्पी और एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड सेम, नॉट एंथैल्पी एंड अच्छा हाँ हाँ एंट्रोपी। हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, एंथैल्पी एंड एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर। तो अनिकेत जो सेकंड टाइम आपने पूछने के बाद मैंने बोला उसमें गलती से एंट्रोपी बोल दिया था। फाइनल थिंग इज एंथैल्पी एंड एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर। गुड। हार्दिक। वो ग्रेटर देन और लेस देन 0 वाला पॉइंट एक बार रिपीट करें ना। हाँ, ग्रेटर देन और लेस देन 0 वाला पॉइंट एक बार। तो कोई भी चीज अगर बढ़ती है मतलब इंक्रीज हो रहा है, अभी जैसे 10 साल का अपनी हाइट और 20 साल में अपनी हाइट, तो 20 साल के पर्सन की हाइट ज्यादा रहेगी ना, वही पर्सन की हाइट बढ़ती है, तो अपन क्या लिखते हैं, चेंज इन हाइट इज पॉजिटिव, चेंज इन हाइट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो किसी भी चीज के आगे डेल्टा लिखा तो डेल्टा मतलब होता है चेंज, है ना। अब जैसे हाइट, तो किसी पर्सन का हाइट है 150 सेंटीमीटर, लेकिन 3 साल में वो पर्सन की हाइट हो गई 150 से 160 सेंटीमीटर, तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा हाइट इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट बढ़ गई, है ना। लेकिन फिर अगर हाइट कम हो गई या किसी का वेट कम हो जाता, एक्सरसाइज करेंगे 10 किलो वेट कम हो गया, ज्यादा हो गया, 2 किलो वेट कम हो गया, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वेट इज इक्वल टू -2, है ना। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस लेस देन 0 मतलब एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंड एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। हार्दिक अनम्यूट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अब स्पॉन्टेनिटी। तो आई होप जनता ने फोर्थ पॉइंट भी लिख लिया होगा। ये रोमन नंबर 4 जो दिख रहा है ये आप लोगों के पास नोटबुक में रहना चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब मैंने बताया, इंग्लिश में होता है क्विकली, केमिस्ट्री में होता है ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब चाहे कितना भी समय लगे, अगर कोई चीज खुद से हो रही है, अपने आप हो रही है, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस, है ना। -10 पे मेल्टिंग ऑफ आइस करवाना पड़ता है, लेकिन 25 डिग्री पे मेल्टिंग ऑफ आइस अपने आप हो जाता है। तो अपने आप होने वाली चीजें स्पॉन्टेनियस, और जो चीजें करवानी पड़ती है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो खुद से पढ़ाई कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि पेरेंट्स बैठना पड़ता है, मम्मी बैठेगी उतनी देरी पढ़ाई करेंगे, बचपन में होता है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। जो चीजों को एक्सटर्नल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, if external conditioning is required then that process is non spontaneous। और किसी चीज को एक्सटर्नल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज अपने आप हो सकती है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो कितने लोगों ने ये नहीं लिखा है स्क्रीन पे, जो है कितने लोगों ने नहीं लिखा है, बहुत टाइम दे दिया था, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इसको करते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे को लिखना है बोर्ड पे, if
delta G is negative, then the process is spontaneous. अब ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं. If delta G is positive, then the process is non-spontaneous. तो ये पॉइंट समझे. एंट्रोपी के लिए कैसा था, सीधा सीधा चल रहा था ना. डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी इंक्रीज. डेल्टा इज लेस देन जीरो, एंट्रोपी डिक्रीज. लेकिन यहाँ पे जो स्पॉन्टेनिटी डिफाइन हो रही है, वहां क्या डिफाइन हो रहा था, वहां रैंडमनेस डिफाइन हो रहा था. एंट्रोपी बढ़ रही थी तो रैंडमनेस भी बढ़ रहा था. यहाँ उल्टा है. डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो यहाँ ध्यान दो कि इधर उल्टा चल रहा है. नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी निगेटिव स्पॉन्टेनियस. यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होता है या किसी प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव होता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, कैन हैपन ऑन इट्स ओन, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. इट कैन हैपन ऑन इट्स ओन, उसको करवाना नहीं पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल समर के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, घर वाले बोलते दूध फट जाएगा फ्रिज में रखो. तो दूध का फटना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन हॉट टेम्परेचर हैपेंस ऑन इट्स ओन, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस. तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डेल्टा जी निगेटिव बोलेंगे. डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन हॉट टेम्परेचर्स. कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, या फिर अगर दही जल्दी बनाना है तो उसमें नींबू डालते, या दूध में थोड़ा सा पहले का दही बनाया हुआ डालते. तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अपन कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट दे रहे हैं, एक्सटर्नल कंडीशनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस. और एक एग्जांपल सुन लो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पॉन्टेनियस. रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पॉन्टेनियस. एयर है, वाटर अगर प्रेजेंट है तो आयरन अपने आप रस्ट हो जाता है, उसको अलग से एनर्जी वगैरह नहीं देनी पड़ती, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता वहां पे. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पॉन्टेनियस. भले ही महीनों लग जाते हैं. स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट या स्लो नहीं है. स्पॉन्टेनियस का मतलब है कैन हैपन ऑन इट्स ओन. बोलिए वरुण. सर इसका मतलब यानी अपन कोई काम करने के लिए किसी की हेल्प ले रहे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस. बात बहुत बढ़िया. किसी की हेल्प ले रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस, या ऐसा सोचो किसी के प्रेजेंस में वो काम हो रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. वो पर्सन को इन्वॉल्व रहना पड़ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस. यस. और अगर वो पर्सन के बिना भी वो काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस. ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए. डेल्टा एच बता दिया, डेल्टा एस बता दिया, डेल्टा जी भी बता दिया. टी मतलब टेम्परेचर. टेम्परेचर पता रहता है अपने को सबको. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ये भी लिख देते हैं. टेम्परेचर का डेफिनेशन पता होना चाहिए अपने को. टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट है टेम्परेचर. श्रीतेज. Sir, reaction in the presence of catalyst is a spontaneous reaction. नहीं, कैटलिस्ट के बिना भी होता ना वो रिएक्शन. तो कैटलिस्ट के वजह से जरूरी नहीं है कि हाँ. कैटलिस्ट की वजह से ही हो रहा है. No, sir, in the presence of substance. नहीं, तो जैसे रिएक्टेंट है हाँ. तो रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है ना. बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन नहीं होगी. तो वैसा देखे तो फिर अब जैसे अगर अपन बोले कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क एट हॉट टेम्परेचर हैपेंस ऑन इट्स ओन, तो वहां पे तो मिल्क की तो जरूरत रहेगी ही ना. तो आप हाँ, ऐसा हाँ. कोई रिएक्शन है, अब जैसे कैटलिस्ट की वजह से क्या हो रहा है, कैटलिस्ट की वजह से तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा Speed हो रहा है ना. लेकिन अब जैसे हीट एनर्जी है, आपने देखा ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस है. है हाँ. स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग द डे बट नॉन स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग द नाइट. Yes, sir. Yes. ये अच्छा एग्जांपल है, जनता याद रख सकती है. फोटोसिंथेसिस इज स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग द डे. दिन में तो होएगा ही फोटोसिंथेसिस, लाइट तो अवेलेबल है ना. लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता. फिर क्या करते हैं, रात में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए बल्ब वगैरह लगा के रखते हैं. तो ऐसे स्पेशलाइज बड़े बड़े ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं बोलते, ऐसे कंटेनर रहते हैं, ग्रीन हाउसेस बोलते हैं उस चीज को. उसमें आर्टिफिशियली सनलाइट अपन प्रोवाइड करके आर्टिफिशियली प्लांट्स को डेवलप करते हैं, ऐसा मैंने सुना है. तो फोटोसिंथेसिस बाय इटसेल्फ इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज स्पॉन्टेनियस. तो वैसे ही सोचो ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है
वो लेस देन जीरो पे तो स्पॉन्टेनियस है ना, लेकिन ग्रेटर देन जीरो पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन डिफाइन करना जरूरी है। लेस देन जीरो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग ऑफ वाटर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया स्पॉन्टेनिटी के बारे में, डेल्टा जी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और ये टेम्परेचर का डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और ये एक इक्वेशन है, ये अपने को लर्न करने का है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन और एक बार अपन जब थर्मोडायनेमिक्स का ये आर्टिकल पढ़ेंगे तब अच्छे से करने वाले डिस्कस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है। जो 4 वेरिएबल बताए ना ऊपर, जो 4 कंसेप्ट ऊपर सिखाए, वो 4 कंसेप्ट का रिलेशन यहाँ पे नीचे दिया है। तो ये फॉर्मूला लर्न करने का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। इसमें कोई डाउट हो तो हाथ उठा के पूछ लो। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, इसके लिए कुछ रीडिंग मटेरियल दे देंगे, बता देंगे क्या रीड करना है, तो थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते। ठीक है सर, अभी ये क्यों पढ़ा है, हमारे को क्या लेना देना इससे, है ना। तो जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब अपन ना मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइड्स थोड़े आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अपने को बताता है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो सोचो कोई भी प्रोसेस को हीट एनर्जी लगती या रिलीज होंगी, है ना। तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट। मतलब क्या है, एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहने वाला है। तो याद करो, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच निगेटिव, मैंने बोला ना डेल्टा एच डेल्टा क्यू कभी कभी सेम रहेंगे कभी कभी अलग रहेंगे, तो यहाँ पे सेम है। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज निगेटिव। लर्न करने का, फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, जनता लिख लेगी। फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, for the process of adsorption energy is always released in the form of heat. For the process of adsorption energy is always released in the form of heat, therefore adsorption is always exothermic process, therefore adsorption is always exothermic process. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, ये दो पॉइंट्स रिलेटेड है डेल्टा एच से। अभी अपन ने 3-4 कंडीशन देखी ना, डेल्टा एच डेल्टा एच और डेल्टा जी और टेम्परेचर। तो उसमें से जो पहला पॉइंट था डेल्टा एच, एंथैल्पी वाला, एनर्जी वाला, वो वाले पॉइंट से पहले के दो पॉइंट्स रिलेटेड है। ठीक है, कोई डाउट इसमें पहले दो पॉइंट्स में किसी को? रणबीर, अब सर जो आपने जो स्टार्टिंग वाला जो नहीं समझा कि अब रिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन द रेसिडुअल फोर्सेस। हाँ ठीक है। तो कैसा रहता है कि अभी एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो एड्सॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है, हमेशा सरफेस एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। ठीक है, तो ओके सर। ऐसा सोचो, इसको समझे ऐसा कि कुछ तो भी फोर्सेस रहते हैं, कुछ तो भी फोर्सेस ऑफ द सरफेस। सरफेस टेंशन नाम का एक कंसेप्ट होता है, फिजिक्स वाले पढ़ाते हुए उसको। तो आप लोग एक स्टेटमेंट लर्न कर लेना, डिटर्जेंट डालने की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन कम होता। एक मिनट, कम होता है बढ़ता है ये बाद में देखेंगे अपन, लेकिन वाटर का सरफेस टेंशन चेंज होता। ठीक है, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज ऐसा मत समझो कि यार मैं ऐसा टीचर हूँ कि बोल देता हूँ लर्न कर लो लर्न कर लो। ये टॉपिक में वाकई में लर्न करने का है, बहुत ज्यादा लर्न करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिमेंबर कर लेना इस चीज को। ठीक है,
तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर चेंजेस बिकॉज ऑफ एडिंग डिटर्जेंट या सोप अपन डालते हैं तो उससे सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है। तो क्यों चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखें ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस एनर्जी चीजों की कम होती है, देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कम हुई तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी हीट के फॉर्मेट में मिलती है। और सरफेस एनर्जी क्यों कम हुई, क्योंकि रेसिडुअल फोर्सेस में डिक्रीमेंट आ गया। अब ये रेसिडुअल फोर्सेस क्या होते हैं, ये अपन अभी आज के क्लास में ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल फोर्सेस कम हुए, उसकी वजह से सरफेस एनर्जी कम हो गई, और सरफेस एनर्जी जो कम हुई वो एनर्जी कहाँ गई, हीट के फॉर्मेट में रिलीज हुई। तो इसलिए एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन का है निगेटिव है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन गैस इज एड्सॉर्ब्ड। तो प्रणव महाकालीवार प्लीज अनम्यूट। प्रणव आर वी कनेक्टेड? नहीं है। आर्यन अग्रवाल प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. हाँ आर्यन, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रीड करे। When a gas is absorbed, the freedom of movement of its molecules become restricted. This amounts to decrease in the entropy of the gas after adsorption. That is, delta S is negative. आर्यन, ये स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है वो स्टेटमेंट? No, sir. नो सर, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान दें। तो इमेजिन करो अपने पास में ये रेड कलर का सरफेस है, नहीं ऐसा नहीं, हाँ इमेजिन करो रेड कलर का सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस के पास में बहुत सारे ऐसे येलो कलर के पार्टिकल्स है, तो येलो कलर के गैस पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, कुछ बड़े पार्टिकल कुछ छोटे पार्टिकल, बहुत सारे येलो कलर के पार्टिकल्स है। तो याद करो रैंडमनेस मतलब क्या, एंट्रोपी मतलब क्या, बिखरा रहना। अब जब गैस पार्टिकल्स गैस के फॉर्मेट में है तो वहां पे उनकी रैंडमनेस हमेशा ज्यादा है, क्योंकि वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, है ना। बच्चों को टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे तो क्लास में मस्ती करते रहेंगे, कोई भी कहीं पे भी बैठेगा, कोई भी क्लासरूम में नीचे बैठ जाएंगे, मस्ती करेंगे, खुद के सीट पे बैठेंगे, बैग फेंक के मारेंगे एक दूसरे को, तो वहां क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। लेकिन क्लास में अगर टीचर आ जाए तो क्या होता है, रैंडमनेस कम हो जाता है, थोड़ा सिस्टमेटिक बिहेवियर आ जाता है बच्चों में। तो वैसे ही सोचो कि अगर ये रेड कलर का सॉलिड का कोई सरफेस है और उस पर ये येलो कलर के गैस के पार्टिकल्स जाके एड्सॉर्ब होने वाले हैं, जाके उस पर चिपकने वाले हैं, तो कहीं पे भी चिपके लेकिन उनकी जगह तो फिक्स हो गई, है ना। ये तो एड्सॉर्बेट है ना, तो एड्सॉर्बेट क्या करता है, एड्सॉर्बेंट पे जाके बैठ जाता है। चेयर पे बैठना मतलब वैसे ही रैंडमनेस कम हो गया। अपन घूमते रहते हैं क्लास में, तो क्लास में घूमते रहेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा। अब जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड के सामने थोड़ा तो मूव करूंगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है तो मैं तो मेरे टेबल चेयर पे बैठा ही हूँ, यहाँ पे थोड़ी मैं घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एंट्रोपी क्या हुआ, कम हो रहा है, मेरा रैंडमनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेरा बिखरा हुआ बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है। तो जब एड्सॉर्प्शन होता है, व्हेन गैस इज एड्सॉर्ब्ड, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूव नहीं कर पा रहा है वो पार्टिकल क्योंकि वो एक जगह पे बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रैंडमनेस कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी हुआ, दैट इज डेल्टा एस इज निगेटिव। तो डेल्टा एस निगेटिव हुआ। आर्यन अग्रवाल अनम्यूट करेंगे एक बार, मुझे बताएंगे समझ में आया क्या? हाँ, sir. ठीक है, तो लर्न करने वाला चीज, एंट्रोपी के वक्त, सॉरी एंट्रोपी नहीं, एड्सॉर्प्शन के वक्त हमेशा एड्सॉर्प्शन के टाइम पे डेल्टा एच भी निगेटिव लेना, डेल्टा एस भी निगेटिव लेना। समझ में अगर रीजन अगर समझ में आया है, आर वी कनेक्टेड? हेलो